सभी को नमस्कार दोस्तों। जीएस फेस्ट सोसाइटी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या और इसके मुद्दे, साथ में इसमें माइग्रेशन का टॉपिक भी शामिल है। तो इसके बाद में दो रिलेशन बचने वाले हैं, ठीक है। एक महिलाओं से संबंधित मुद्दे और एक गरीबी का टॉपिक है, यानी दो टॉपिक इसके बाद में होने वाले हैं। यानी इस मंथ में हम सोसाइटी को निपटा देंगे और नेक्स्ट मंथ में सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, उनके बारे में कुछ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट मंथ उसमें प्लानिंग पर आएंगे। अभी सोसाइटी को हमें जल्दी से पढ़ना है और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आप चिंता मत कराओ। बहुत सारे कमेंट ये देखने को मिलते हैं कि सर ये नहीं पढ़ाओगे। जब मैंने एक बार बोल दिया है तो आना ही है लेसन, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि मैंने बोला नहीं है लेसन, कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी पीडीएफ के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ये एक दो दिन बाद में आप वेबसाइट से इनको परचेज कर लेना, क्योंकि सभी जो नोट्स है ना एक साथ आना ज़रूरी है। अब बिखरे रहते हैं, टेलीग्राम पे ठीक नहीं रहता। और जिनको चाहिए कि फ्री में चाहिए, बिल्कुल फ्री में चाहिए कि वैसे तो अपनी जानते हो अपनी पीडीएफ का जो इतना बड़ा कोर्स मैंने कराया 20-25 रुपये होते हैं उसके, है ना, जो पीडीएफ के नोट्स हैं। और आपको चाहिए कि बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो यार ये लेसन देख के आप आराम से नोट्स बना लो, इसमें दोनों का ही फ़ायदा है। आपको बिल्कुल फ्री चाहिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैं फ्री में कंटेंट आपको नहीं दे रहा हूँ। तो ये जितने भी दिख रहे हैं आराम से नोट्स बनाए जा सकते हैं। वीडियो देखो, मुझे भी फ़ायदा होगा, वीडियो देखोगे, वीडियो अच्छे लोगों तक पहुँचेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, कम व्यूज़ आते हैं, लोग देखते नहीं है, फिर उतना मज़ा भी नहीं आता है। तो कहने का क्या मतलब है, फ्री सब कुछ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अपना कंटेंट फ्री में है, 100% कंटेंट फ्री में है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आराम से इनको देखो, बनाओ, और बाकी जो फुल पीडीएफ है एक दो दिन बाद में मैं वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आपको और भी नोट्स चाहिए तो अपनी वेबसाइट पे पढ़ें, वो कुछ नहीं, 20-25 रुपये में कोई इतना तो कोई गरीब नहीं होगा कि 20-25 रुपये भी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी चैनल चलता है तो उसके लिए आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट मंथ आप देखोगे कि ये थोड़ी बहुत हमें जो राशि एकत्रित करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है, आप खुद इस चीज़ को देखोगे जब हमारा स्टूडियो ओपन होगा जनवरी तक। मान के चलो आप, अभी दिसंबर में काम चल रहा है, तो जनवरी में अच्छे हम डिजिटल बोर्ड पे आएंगे और अच्छा मतलब पढ़ाने में मज़ा आएगा। अभी तो कुछ नहीं है, आपने देखा होगा मैं कैसी वीडियो बनाता हूँ। 2 साल से जो वीडियो बनाए अब तक हमने केवल मोबाइल से बनाए, लेकिन अच्छे लेसन लाने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छे लेसन लाने के लिए आप जानते हो कुछ थोड़ा बहुत निवेश करना पड़ता है, वो आप लोग सहयोग करते हो तभी पॉसिबल होगा। तो इसमें कोई किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं कि मैं 10-20 रुपये पीडीएफ की क्यों लेता हूँ, ठीक है। चलते हैं अपने आज के मुद्दे की ओर। और सबसे अच्छी बात है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं, एक बात ध्यान रखना, जनसंख्या का आप किसी भी टॉपिक कहीं से भी कवर करते हो, किसी भी नोट से कवर करते हो, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे सिद्धांत होंगे कि माल्थस ने कहा जनसंख्या का वो सिद्धांत हो गया, मतलब पुराने उसमें चीज़ें हो आएगी। जबकि आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, कभी भी ये चीज़ें पूछी नहीं गई है। जब मैं नोट्स बना रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो जितने भी कोचिंगों के नोट्स मैंने देखे उसमें कचरा भर रखा है। 100 पेज की फाइल बना रखी है जनसंख्या संबंधी मुद्दों की। क्वेश्चन देखे बाद में पता लगा ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, करंट अफेयर के आएंगे। करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन आएंगे, जनसंख्या से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मोटा मोटी हम देख लें 2-3 क्वेश्चन कैसे आए हैं पहले भी। मेंस का फिर से कहना चाहूँगा कि मेंस की एग्जाम 70% करंट अफेयर की है, ठीक है। लगभग आप इन टॉपिक को छोड़ दो, स्टैटिक वाले पार्ट को, जैसे हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इनको छोड़ दो। इसमें भी ये होता है कि आर्ट एंड कल्चर में जो चीज़ें ज़्यादा यदि करंट अफेयर में चर्चा में रही तो उनको लेकर उस टॉपिक से जुड़ा हुआ स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेंगे या दोनों को मिला के पूछ लेंगे। बाकी मतलब मुझे तो ये लगता है कि मेंस की एग्जाम आपकी करंट अफेयर की ज़्यादा है। आप सही से इन चीज़ों को समझते हो तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे क्वेश्चन पहले कैसे हैं, 2021-22 में ये क्वेश्चन आया, 21 में आया, ठीक है, कि जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में प्राप्त करने के उपायों को विस्तृत चर्चा कीजिए। अब जनसंख्या शिक्षा, आजकल आप जानते हो कि जनसंख्या से जुड़ी हुई बहुत सारी नीतियाँ भी बनी है, शिक्षा कार्यक्रम भी बने हैं। एक तरह से जनसंख्या शिक्षा से मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जनसंख्या के, परिवार नियोजन के मुद्दे हो गए, या आप जानते हो स्कूलों में मतलब जो लैंगिक मुद्दे होते हैं, या किस प्रकार अपनी जो युवा नीति है वो बननी चाहिए, बहुत सारे मुद्दे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है। क्या जनसंख्या निर्धनता का बड़ा मुख्य कारण है, या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। मतलब इसमें आप अपनी राय बता सकते हो, ओपिनियन बता सकते हो कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन यदि सकारात्मक रूप से देखोगे, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं कि क्या जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है, तो आप इसमें एग्जाम्पल देके बताओगे क्या, चीन का एग्जाम्पल, चीन की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है, क्या चीन एक गरीब राष्ट्र है, ये बता सकते हो। लेकिन कुछ सकारात्मक, कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। जैसे निर्धनता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप इसमें बताओगे कि निर्धनता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जनसंख्या एक कारण हो सकता है, कुछ देशों में आप जनसंख्या का कारण बता सकते हो, जैसे दक्षिण एशिया के देश, बांग्लादेश है, या इनको ज़्यादा बता सकते हो। भारत भी है, लेकिन भारत इतना नहीं है, इतना गरीब नहीं है भारत, ठीक है। लेकिन आप निर्धनता के कारण देखोगे, बहुत सारे कारण हैं। संसाधनों का अभाव हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि भी, जनसंख्या अधिक हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, पॉलिसी नीति जो है वो हो सकती है,
स्थान, समय, क्षेत्र एक विशेष भी कारण बन सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आराम से इसमें डीपली सोचा करो, एक तरफ आंसर मत दिया करो, थोड़ा सोच समझ के उसमें आंसर देना है और अलग अलग आयाम से उसको लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप विभिन्न आयामों से लिखते हो, जोड़ते हो, अच्छे एग्जाम्पल देते हो, तो आपको मार्क्स वैसे भी अच्छे मिलने वाले हैं। और कैसे क्वेश्चन है, ये 2015 में पुराना क्वेश्चन है कि पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवासन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कोविड-19 में भी आपने देखा किस प्रकार प्रवास की जो प्रवृत्तियाँ देखी गई थी, उनको जोड़ कर भी ऐसा नया क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यदि माइग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो इसमें 2-4 मैं आपको पॉइंट दे दूंगा कि ये फिक्स पकड़ के रखो। माइग्रेशन के बेसिक जो मौलिक सिद्धांत होते हैं उनको पकड़ के रखो, आपका आंसर आराम से हैंडल हो जाएगा, बहुत आसानी से हैंडल हो जाएगा। चूँकि हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइग्रेशन के सामाजिक कारक कौन से हैं, सामाजिक आधार क्या है इनके, क्या माइग्रेशन मतलब जैसे पुरुष और महिलाओं के बीच में माइग्रेशन किस प्रकार होता है, जब माइग्रेशन होता है तो बुजुर्गों को लेकर क्या समस्या आती है, महिलाओं को लेकर क्या समस्या आती है, बच्चों को लेकर क्या समस्या आती है। जब सोसाइटी में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सोशल आयाम जो होते हैं उसको उससे जोड़ने की कोशिश करना, साथ में आर्थिक आयाम होगी, उसके इन्वायरमेंट फैक्टर हो गए, कई सारे फैक्टर आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ इस चैप्टर को आप कहीं और देखोगे और आप यहाँ पढ़ोगे, अपना अपना जो चैप्टर अलग नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? अपना चैप्टर होता है एग्जाम की डिमांड के हिसाब से टू दी पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैं कोई आपको वो डाटा नहीं दूंगा, पुराने वाले डाटा जितने भी कि जनसंख्या के मैं बता सकता था, जनसंख्या के मैं सिद्धांत आपको बताना शुरू करूँ तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ रखा है, वहाँ पर इतने मॉडल हमारे चलते हैं। जैसे माल्थस का आप देखते हो, या रेवेस्टिन के प्रवासन सिद्धांत वो आ गए, या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत हो गया, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड ही नहीं। आप क्वेश्चन देख लो एक बार कि कभी पूछा है क्या यूपीएससी की जीएस के क्वेश्चनों में कि आप माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का विवरण दीजिए, आलोचना परीक्षण कीजिए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो बोरिंग चीज़ों से बचना है और डाटा वाटा जरूर ध्यान रखना, भारत के जितने भी डाटा है उनको ध्यान रखना। मैं आपको बता दूंगा किस टाइप की डाटा आपको तैयार करने ध्यान रखने। तो कुछ डाटा जैसे मैंने यहाँ शुरू कर दिया, ऐसा कुछ जनसंख्या का आता है तो आप शुरू डाटा से कर सकते हो कि जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में बताया गया था कि भारत में 2041 तक 59% आबादी क्या होगी, वर्किंग एज में होगी, जनांगीय लाभांश की स्थिति में होगी 2040 के बाद में। हालांकि ये कंडीशन भारत में अब 2025 के बाद में आने लग जाएगी। तो भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भारत का जो वर्किंग एज है उसको स्किल प्रदान करने का। यदि भारत को दुनिया में छाना है, जीडीपी के मामले में दुनिया में टॉप करना है, हमारे जीडीपी को हम जानते हैं अभी 2025 के बाद 5 ट्रिलियन के लिए बोल रहे हैं, 2050 तक हम 10 ट्रिलियन या उससे ऊपर ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको स्किल देना होगा, उनको जॉब देना होगा, ये इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और विश्व की यदि कुल जनसंख्या की बात करें तो ये डाटा आपके पास होनी चाहिए कि अभी कितनी जनसंख्या हो गई, 8 बिलियन जनसंख्या विश्व की हो गई है, और भारत की जनसंख्या अभी कितनी है, 142 करोड़ है। तो ये डाटा आपके पास जरूर होनी चाहिए, इनकी डिमांड होती है एग्जाम में। आप इंट्रोडक्शन लिखते हो या अपना कोई लॉजिक देते हो, अपना स्टेटमेंट बता रहे हो, उसके पक्ष में आपको कुछ ऐसे डाटा पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे 2023 में एक डाटा आप जानते हो, एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, आगे बताएंगे कि चीन को पीछे छोड़कर भारत क्या कर रहा है, जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आ गया है। तो ठीक है, इसमें ये कभी नेगेटिव चीज़ें मत पालना कि जनसंख्या एक देश के लिए मतलब क्या होता है, जनसंख्या किसी देश की गरीबी का कारण बन सकती है, या उसके क्या बोलते हैं पीछे धकेलने का कारण बन सकती है, विकास में बाधा बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमारे देश की पॉलिसी होती है। देखो कैसे पॉलिसी होती है, चीन ने जनसंख्या का अच्छा फायदा उठाया, 1980 के दशक में चीन ने एक अच्छी पॉलिसी बनाई, कैसे उन्होंने विनिर्माण सेक्टर को आगे ले गए, कैसे अपनी जनता को उन्होंने स्किल प्रदान किया, और आज विनिर्माण सेक्टर में चीन टॉप पर है। ठीक है, वैसे ही हम कर सकते हैं, हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप कितने एग्जाम्पल ऐसे बता सकते हो, सरकार की योजना, सरकार की जो प्लानिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, नीति आयोग की कई सारी ऐसी चीज़ें आती है, आप बता सकते हो कि हमारी सरकार भी ऐसा काम कर रही है। और आने वाले वक्त में जो हमारी जो यूथ आबादी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जनांग के लाभांश बोलते हैं, उसको हम क्या करेंगे, स्किल प्रदान करके एक हमारे देश की जो जीडीपी है, जीएनपी है, डेवलपमेंट है, उसको आगे ले जाएंगे। तो ये पॉइंट आप पॉजिटिव होकर बताना। ठीक है, हमेशा किसी भी एक पक्ष को मत पकड़ना, कई उसके सारे पक्ष होते हैं, उन पर चर्चा करना। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। जैसे इसमें है कि 2022 में ये ठीक है, चीन में पहली बार वास्तविक जनसंख्या में गिरावट आ रही है। चीन के सामने भी एक चुनौती है कि जब उनका जनगणना के लाभांश या जो वर्किंग पॉपुलेशन 2050 के आसपास कम होने लग जाएगी तो चीन का क्या होगा, चीन को खुद को खतरा है। तो आपने देखा ना चीन ने किस प्रकार अपनी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी उसमें चेंज किया है, उसमें छूट दी है बाद में। ठीक है, इसके अलावा 2023 यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जनसंख्या संबंधी, उसमें बताया गया कि भारत की पॉपुलेशन चीन से ज़्यादा हो जाएगी। ये डाटा आपके पास होने चाहिए, चीन से हम 2023 में आगे निकल जाएंगे। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी डाटा मैंने डाल दिए। अच्छा, आपको ये पता है कि ये करंट अफेयर में जो मैं द हिंदू से नोट्स बना रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल बना रहा था, उन्हीं नोट्स को आज मैंने शामिल कर दिया है। क्योंकि एक चीज़ तय है, इस चैप्टर में आपको कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं करना पड़ेगा।
इस चैप्टर में ऑलरेडी वो चीज़ें जो मैं न्यूज़पेपर में, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, उनको मुझे पता है मेरा सिलेबस क्या है और सिलेबस में कौन सी चीज़ें कहाँ से पूछी जाती है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ ऐड कर दी एक डाटा के रूप में। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के नोट्स इसमें सोसाइटी में काम आ गए अपने। तो जो TFR के डाटा ये आपके पास पता होना चाहिए। TFR का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ये डिसाइड करती है किसी देश की जनसंख्या वृद्धि करेगी या कम होगी। ठीक है, तो यदि हम ये डाटा देखें तो 1992-93 में हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 3.4 है। ठीक है, ग्रामीण ये इतना है, आप डाटा देख सकते हो। अपने डाटा नए वाले डाटा काम के कि अपनी अभी ये कितना 2.0 या 2.1 के आसपास हो गया, और ग्रामीण में 2.1 है और शहरों में 1.6। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, जो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, तो ये हमारा कम आ रहा है। तो आप ये जानते हो ना, जैसे कोई कपल होता है, उनके दो ही बच्चे होते हैं, तो जो जनसंख्या होती है बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो, कई बार आपने सुना है। तो उससे क्या होगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या कब बढ़ेगी, जब दो से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं मतलब आने वाले समय में हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, एक मतलब जो होता है ना लेवल, उस लेवल पर रहेगी। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। साथ में बहुत सारे अच्छे डायग्राम, यदि आप इनको यूज में लेते हो, क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें बता सकते हो कि हम यदि पॉपुलेशन का जो, जैसे ये कौन सी एज है, मतलब 20 से 59 के बीच में एक तरह से हम देख सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली एज है, जो युवा आबादी है, उसको हम देखें तो चीन और भारत के यहाँ पे डाटा दिए गए हैं। जैसे चीन के पास जो 2011 में ऐसा था कि ये युवा आबादी लगभग 62% के आसपास है 2011 में। धीरे धीरे फिर आप ये देख रहे हो, चीन की जो युवा आबादी है, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है। और भारत के पास एक अच्छा समय आया, ये वाला समय कौन सा, 2025 से 2050 के मध्य समय आया कि वर्किंग पॉपुलेशन जो युवा आबादी है सर्वाधिक होगी यहाँ पे। तो हमें काम करना होगा, हमें अपनी जितनी भी पॉलिसी है उसमें इस चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी भी जोग्राफी क्या, किसी भी जनसंख्या के सिद्धांत में आप देखते हो, एक ज्योग्राफी में एक पॉपुलेशन सिद्धांत चलता है या सोसाइटी में चलता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। उसमें क्या आते हैं कि हर एक देश की अलग अलग मतलब एक अवस्था होती है जिसमें से जनसंख्या गुजरती है। ठीक है, जैसे आप विकसित राष्ट्रों के अभी देखोगे, जापान है, जर्मनी है, वहाँ पे नकारात्मक बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है नकारात्मक है, और वहाँ पे जो एजिंग जो ओल्ड एज के पीपल है वो ज़्यादा होंगे। तो आप जानते हो ना, उस देश में काम करने वाले कम होंगे, तो उनकी देश की GDP पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा, जैसे अभी युवा आबादी हमारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें हमारी नीति इस प्रकार बनानी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रोग्राम लाने पड़ेंगे। साथ में 2050 के बाद में जब अपने यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, तो सरकार को बुजुर्गों के लिए सामाजिक कल्याण के लिए, पेंशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डाटा का सही से एनालिसिस करो और उनको अपने एग्जाम में अप्लाई कर दो। तो ये आप बता सकते हो। भारत के पास यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि भारत के पास यहाँ चीन से आगे निकलने की या विश्व में छाने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत को बस ये देखना होगा कि अपनी जो पॉपुलेशन है ना, उनके हाथों में काम देना पड़ेगा, उनको स्किल बनाना पड़ेगा, ताकि जनता अपने आप मतलब क्या कहते हैं सेल्फ डिपेंड हो सके, दूसरों पर मतलब बेरोजगारी के लिए इधर उधर नहीं भागे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये हम देखते हैं, ये डाटा और भी काम आ जाएंगे। हमारे देश में जो कार्य श्रम बल है, उसमें डाटा बता रहे हैं कि हमारे देश की अभी भी लगभग 46% आबादी कृषि पर डिपेंड है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो कृषि में जो छुपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है, इस कृषि वाले जो रोज़गार है ना, जो लोग काम कर रहे हैं, इनको हमें अदर सेक्टर कौन से, विनिर्माण सेक्टर हो गया, या स्किल वाले जो सेवा सेक्टर है उसमें हमें ले जाना होगा, ताकि कृषि सेक्टर में ज़्यादा बेरोजगारी ना हो। साथ में कृषि सेक्टर में ये भी है कि मतलब कम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, या उनको भी स्किल बना दे तो कृषि का जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा हो सकता है। ये आप बता सकते हो। इसके अलावा ये डाटा आपके पास बहुत अच्छे डाटा होने चाहिए। जैसे भारत में अभी जैसे मृत्यु दर कितनी डाटा है प्रति 1000 लोगों पर, भारत में भी लगभग 7.4 है, चीन में ये लगभग सेम है। तो जब जनसंख्या में ये होता है ना कि मृत्यु दर में कमी आती है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा बढ़ती है या स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उस देश में ये होता है कि जनसंख्या बढ़ती है, थोड़ी सी नेचुरली बढ़ती है। और अभी भारत उस फेज से गुजर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ लोगों की जीने की कितनी संभावना है। तो भारत में 17.1 है, चीन में ज़्यादा है हमारे से। इसका एक कारण ये भी है कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर है ना बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारी जीवन प्रत्याशा आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अभी सरकार क्या कर रही है, जो शिशु मृत्यु दर है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, और जो TFR रेट है वो हमने यहाँ पे देख ली। इसके अलावा जैसे भारत के पास, जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे कि भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी युवा आबादी को स्किल देने की और रोजगार में लगाने की, ताकि देश के GDP विकास अच्छे से हो सके। तो ये कीवर्ड जो हमने ऊपर चर्चा की थे उनको आप यहाँ पे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी मैंने एक दिन करंट अफेयर वाले में समझाया था ये। तो कुल मिला के ये यहाँ पे मैंने क्यों डाला, क्योंकि डाटा सोसाइटी में जनसंख्या के यदि आपके पास डाटा होते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इसके बाद में जैसे ये रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जैसे UN विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 काफ़ी चर्चा में रही थी। इस रिपोर्ट में ये सब कुछ बताया गया है। जैसे ये रिपोर्ट एक तो प्री के लिए आपके फैक्ट काम का है कि 1951 से द्विवार्षिक प्रकाशन इसका होता है,
प्री में से क्वेश्चन आ सकते हैं। 2050 में विश्व की जो आबादी है कितनी हो जाएगी, 9.7 बिलियन हो जाएगी, ठीक है, 9.7 बिलियन हो जाएगी। इसके अलावा भारत की TFR के डाटा इसमें दिए गए हैं। 2060 के बाद में देखो बुजुर्गों की संख्या भारत में बढ़ेगी, तो हमें हमारी नीति को इस प्रकार बनाना होगा, भविष्य के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है 2022, उसके अनुसार दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी एशिया में, आप देख सकते हो एशिया में कि सबसे बड़े देश ही आ गए भारत और चीन जनसंख्या के मामले में। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर के कुछ डाटा हमारे पास है कि अभी है, इसकी जो दर है 1% से भी कम है। और भारत में प्रजनन दर की हम अभी देख रहे थे कि भारत में 2.1 है। और राष्ट्रीय, ये जरूर देखना, जो भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इनके बहुत सारे डाटा आते हैं। इनके अनुसार भारत के टॉप प्रजनन वाले राज्य कौन से हैं, बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड, इनको आप बता सकते हो। क्योंकि कई बार तुलनात्मक अध्ययन आ सकता है, क्षेत्रीय विभिन्नता आ सकती है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रजनन दर है या जनसंख्या वृद्धि दर है या स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके मानक अलग अलग है, तो आप इनको अच्छे से आप हैंडल कर लेना। जैसे इसमें आप TFR रेट में ये देख रहे हो कि बिहार, मेघालय, तो भारत का उत्तरी और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में आपको जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे TFR रेट भी ज़्यादा है। और साउथ वाले राज्यों में इसका मतलब वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण हो गया है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके बताओ। कई तो ये ऐसे हैं साउथ वाले राज्य जिसमें जो जनसंख्या को हमारा जो है इनकी तुलना हम जब करें तो जापान से तुलना कर सकते हैं, जैसे केरल वगैरह है। इनकी जो अभी जनसंख्या वृद्धि दर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी अब ज़्यादा नहीं है, मतलब एक तरह से एकदम विकसित देशों की तरह मानक वहाँ पे नजर आते हैं, स्वास्थ्य के मामले में, जनसंख्या के मामले में, शिक्षा में। तो आप ऐसे एग्जाम्पल करके या तुलना करके आपस में इनको बता सकते हो। इसके अलावा कुछ डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे इसमें भारत प्रजनन दर में गिरावट के कारण क्या है, तो सरकार के अच्छे प्रयास हैं और लोगों की जागरूकता भी है, परिवार नियोजन के उपाय अपना रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल भी इसमें आप बता सकते हो। साथ में स्कूली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से इसका प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की औसत जो विवाह आयु है उसमें भी वृद्धि से फायदा मिलता है। तो ये आप 4-5 ऐसे पॉइंट जरूर बताना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भारत में TFR की गिरावट के क्या कारण है, ठीक है। इसके अलावा निम्न प्रजनन दर का प्रभाव क्या होता है, यदि कहीं किसी भी देश में TFR रेट कम होती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक क्या होगा, एक तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी, संसाधनों पर बर्डन बढ़ रहा था, उसमें कम आएगी। इसके अलावा जो आश्रित आयु वर्ग है उसमें कम आएगी, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा शिक्षा, ज़्यादा जनसंख्या होती है तो वहाँ पर ऐसी समस्या आती है। आय व निवेश में वृद्धि होगी, पॉपुलेशन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, ठीक है। और नकारात्मक क्या होगा, काम काजी आबादी, उसमें कमी आएगी। भविष्य में यदि बुजुर्ग आबादी ज़्यादा बढ़ती है, युवा आबादी कम होती है, तो जो एक तरह से काम करने वाले हाथ है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हो। भारत में जीवन प्रत्याशा, इनकी यदि डाटा हम देखें तो 1960 के आसपास हमारी जीवन प्रत्याशा कितनी है, 42 के आसपास है, और 2000 के आसपास 62 है, और 2020 में हमारी कितनी है, 70.8, ठीक है। और इसमें पुरुष कम है और महिला अधिक है, महिलाओं की जीने की संभावना ज़्यादा है, ये आप बता सकते हो। तो जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष तक है, ठीक है, आपकी जीने की संभावना कितनी है, तो उसमें अभी हमने बात की थी ये कम क्यों थोड़ा सा अन्य देशों की तुलना में। तो हमारे यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है, जैसे आगे डाटा दिए हुए हैं, वो ज़्यादा है। शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित बच्चों पर बच्चों की जो मृत्यु होती है, इसमें अभी 2022 में ये डाटा है। SDG लक्ष्य हमारा कितना था, 2030 में हमने टारगेट रखा था लगभग 25 के आसपास, इसको रखा था, लगभग उसको अचीव कर रहे हैं हम। ये चीज़ें भी ध्यान रखना कि SDG में इनको किन चीज़ों को ध्यान रखा गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो करंट अफेयर में थे, अपने नोट्सों में थे, मैंने सोसाइटी की इस जनसंख्या वाले टॉपिक में शामिल कर दिया ताकि आपको एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन करने की आवश्यकता नहीं है, करंट अफेयर इसमें अपडेट एकदम। और जैसे इसमें ये देखें कि भारत में मातृ मृत्यु दर है, जो उनके डाटा हमारे पास हैं, तो भारत में भी 103 है प्रति 1 लाख पर, ठीक है। और इसमें पीयर्स रिव्यू जर्नल, इनकी एक रिपोर्ट है, इसमें प्रकाशित में क्या बताया गया है कि भारत में 448 में ज़िले जो है 640 में से, उनमें MMR कितनी है, 70 के आसपास, 1 लाख जीवित बच्चों पर, है ना। तो इनको अब आपके पास ये डाटा होनी चाहिए, बता सकते हो। इसके अलावा भारत में टोटल औसत कितनी है, 103। इसको हम टारगेट लेके आगे बहुत कम कर रहे हैं, 2030 के आसपास इसको और आगे देखेंगे कितना हमने टारगेट रखा है SDG लक्ष्य में। और आपको ये SDG लक्ष्य पता होने चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है SDG लक्ष्य तीसरा कौन सा है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये आप बता सकते हो। इसके अलावा यदि MMR के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्षेत्रीय असमानताओं को लेकर क्या कारण है, कैसे कौन से मुद्दे हैं इनको लेकर। जैसे दक्षिण राज्यों में ये बात अभी सही है कि हर एक मामलों में दक्षिण के राज्य थोड़े से आगे हैं नॉर्थ वालों से, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ का आधारभूत ढांचा, बेहतर मातृत्व स्वास्थ्य वहाँ पे है। इसके अलावा जैसे असम में बहुत ज़्यादा है, 205 है प्रति 1 लाख पर। इसके अलावा उत्तरी राज्यों में जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, इनमें 120 से अधिक है। और भारत का जैसे यहाँ पे लक्ष्य कितना है, यहाँ पे लक्ष्य हमारा 70 का लक्ष्य है, 2000 SDG लक्ष्य में 70 का रखा हमने, 70 प्रति 1 लाख पर MMR का हमने लक्ष्य रखा है। और SDG लक्ष्य हमने बात कर ली अभी, ये डाटा आपके बहुत काम आएंगे। जैसे केरल में कितना अच्छा है, केरल में मतलब अच्छे काफ़ी सुधार देखा गया है, यदि नॉर्थ से साउथ की तुलना करें तो इनके राज्यों के मानक शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये डाटा आप यहाँ पर बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सामाजिक जब जनसंख्या के मुद्दे हैं ना, तो करंट अफेयर के मुद्दे पूछे जाएंगे, याद रखना। स्टैटिक पार्ट बहुत ही कम चांसेस है,
पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, नए वाले मुद्दे पूछे जाएंगे। हम लगातार बार बार आप क्वेश्चनों का ट्रेंड एनालिसिस देख रहे हो ना, तो भारत में यदि हम देख रहे हैं कि एमएमआर अधिक होने के कारण क्या है, तो स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा थोड़ा सा कमजोर है, जनसंख्या भी अधिक है, परिवार नियोजन के प्रति जनजागरूकता अभाव, ठीक है, गर्भ निरोधक पोषण का संकट है, बाल विवाह है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ठीक है। इसके अलावा सरकारी प्रयास व योजनाएं, जिसमें आप बता सकते हो कि पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान है, पीएम मातृ वंदना योजना है। एक एक बात ध्यान रखना कि एग्जाम के दौरान आप जैसे ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हो या समाधान बता रहे हो, तो वहाँ पे नाम लिखना ही काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूरी आप योजना को भर दोगे, वो नहीं करना है, नाम ही काफ़ी है, मतलब क्योंकि वहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि आप फालतू की चीज़ें लिखोगे। तो ऐसे बहुत सारे मतलब आप यहाँ पे सरकारी प्रयास योजना बता सकते हो। और ऐसा डायग्राम भी चाहो तो आप एग्जाम में, जैसे ये यूएन प्रोस्पेक्ट अभी हमने ऊपर देखा था, उसी का एक डायग्राम है यहाँ पे कि भारत में जनसंख्या संबंधी कौन से मुद्दे हैं, ठीक है, जनगणना के लाभांश, ये सब पॉइंट हम पहले कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम फ्लो चार्ट था, तो इसलिए मैंने शामिल कर लिया है। बाकी पॉइंट बहुत मैंने पहले ऊपर कवर कर लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और करंट मुद्दे कौन से जनसंख्या से जुड़े हैं वो देख लेते हैं। एक तो ये कल परसों में न्यूज़ में था कि हाउ टू इंडिया प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज अभी भी आप जानते हो, जैसे आज ही द हिंदू में एक बड़ी केस स्टडी आई थी राजस्थान को लेकर, राजस्थान के गाँव की एक केस स्टडी दिखाई थी। अभी भी राजस्थान में काफ़ी मतलब चाइल्ड मैरिज है, उड़ीसा में भी काफ़ी है, लेकिन उड़ीसा में अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने देखा होगा, कई बार चर्चा में रहते हैं मॉडल वहाँ के। और तो वैश्विक कार्यक्रम की संचालन समिति के द्वारा भारत में बाल विवाह समाप्ति हेतु भारत यात्रा पर, मतलब उस समय एक करंट अफेयर में आया था ये। और इसमें यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार महामारी के परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर 10 मिलियन बच्चों का विवाह हो सकता है, उसमें एक डाटा बताया गया है। और भारत का जो एनएफएस सर्वे 5, उसमें भी बाल विवाह के जो डाटा बताए गए हैं, अभी भी भारत में कितने हैं, 23.3%। और बाल विवाह के मतलब से क्या होता है, कितना नुकसान होता है वंचित वर्ग को, या जो बच्चे हैं उनके साथ कितना नुकसान हो सकता है, उनकी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। भारत में ये भी बड़ा कारण है कि भारत में शिशु और मातृ मृत्यु दर, इसमें बड़ा कारण है बाल विवाह, बच्चों की अविकसित वृद्धि है। इससे फिर क्या होगा, वही बात है ना कि भारत का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो इन बातों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे इसके समाधान क्या हो सकते हैं, समाधान में आप देखो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, ये देखो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, भारत में बाल विवाह को लेकर क्या क्या समस्या है, क्या कारण है, क्या समाधान है। तो ऐसे में आप ये रिपोर्ट, ये डाटा नहीं, ये डालना इंट्रोडक्शन में, और बॉडी पार्ट में जो भी कारण है उनको फ्लो चार्ट इनसे बता सकते हो। और समाधान फिर आप बता सकते हो कि समाधान में बहुत सारे कारक आएंगे यहाँ पे, जैसे गरीबी उन्मूलन है, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य पोषण है, सामाजिक मानदंडों व असमानताओं पर सामाजिक जागरूकता, कठोर कानून है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट तो ऐसे जिनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, वैलिडेशन पॉइंट आप आराम से इनको पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, हाल ही में रिपोर्ट आई है, कल परसों ही हम देख रहे थे कि एक रिपोर्ट आई है आत्महत्या, क्योंकि युवा आबादी में या किसानों में या महिलाओं में या जो अपना श्रमिक वर्ग है, यदि उसमें आत्महत्या की दर बढ़ती है तो उससे हमारे देश को कितना नुकसान होता है। और ये समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। सामाजिक जीएस फर्स्ट और जीएस2 में ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से इनसे आएंगे, और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि मैंने ऑलरेडी इनको अपडेट कर दिया है, ठीक है। जो ये लेसन देख रहे हैं वो खुद को प्राउड फील करना कि हाँ हमारे पास अच्छा कंटेंट है। और जैसे इसमें क्या बताया गया कि 2030 तक आत्महत्या की मृत्यु दर में 10% की कमी का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक रणनीति लाई गई, इस रणनीति के तहत ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। और डाटा आप देखो तो लास्ट ईयर 2021 के डाटा देख रहे थे, उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। उसके कारण भी बहुत सारे कारण यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा WHO के अनुसार इसमें डाटा दिए गए हैं कि 15 से 29 आयु वर्ग या 15 से 19 आयु वर्ग में दूसरा बड़ा कारण है आत्महत्या का, ये बता सकते हो। भारत में प्रति 1 लाख वर्ष पर मतलब प्रति 1 लाख से अधिक लोग प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं, ये बड़ा डाटा है। ये डाटा आप बता सकते हो कि किन राज्यों में ज़्यादा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, MP, इनमें सर्वाधिक ये होती है, आत्महत्या होती है। आत्महत्या के कारण बहुत सारे यहाँ पे बताए गए हैं, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वैवाहिक संघर्ष है, बहुत सारे कारक है, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लो चार्ट के माध्यम से। क्वेश्चन में जब मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इनको फ्लो चार्ट से दिखाना बहुत अच्छा लगता है, देखो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो मार्क्स भी अच्छे होंगे, ये बता सकते हो। इसमें भी SDG लक्ष्य, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, समाधान के बहुत सारे पॉइंट है, आत्महत्या को रोकने के प्रयास, ये पॉइंट सब इसमें शामिल किए गए हैं, ये आप बता सकते हो। आराम से इनको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड रोक के, बहुत ही सिंपल है, इनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा और क्या, खाद्य सुरक्षा का भी एक मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ था, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। खाद्य सुरक्षा संकट की इसमें डाटा मैंने जोड़ दिए, ठीक है। और इसमें हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हंगर जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी भारत की रैंक बहुत ख़राब है, वो भी आप बता सकते हो, साथ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो।
और इसमें बहुत सारे पॉइंट भी खाद्य सुरक्षा संकट के, क्योंकि एक तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, कृषि पारतंत्र में बदलाव आता है, खाद्य संकट यानी उत्पादन कम होगा तो खाद्य संकट होगा। कई सारी आपदाएं भी है, भूरांतरिक संकट से सप्लाई चेन में बाधा, आप जानते हो रूस यूक्रेन गेहूं का काफ़ी ज़्यादा निर्यात करते हैं, तो इससे भी सप्लाई चेन बाधा होती है तो संकट आता है। और गरीबी बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी कुपोषण, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें डाटा भी आप बता सकते हो कि विश्व में 800 मिलियन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, 50 मिलियन तो गंभीर भूख के संकट से गुजर रहे हैं। इसके अलावा इसमें द हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022, ये किसके द्वारा रिपोर्ट है, FAO के द्वारा, UNFAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये फैक्ट आपके प्री में काम आएगा, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन प्री में, सीधे सीधे यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो फ़ायदा है ना कि जो हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं, प्री और मेंस, जो आर्टिकल आते हैं, जो हम कहीं भी स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं, तो ये प्री मेंस दोनों में काम आ जाएगा। 45 इसके अलावा 45 देशों में 205 मिलियन प्लस लोगों को आपातकालीन भोजन की आवश्यकता है। विश्व खाद्य दिवस या थीम, ये प्री में काम आ जाएगी, मेंस में तो उतना नहीं, लेकिन प्री में काम आ जाएगी। मेंस में तो आप रिपोर्ट इस्तेमाल करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में से रिपोर्ट डालने की कोशिश करना, ठीक है। बॉडी पार्ट में चाहो तो कहीं आपको फैक्ट बताना हो तो ऐसा कर सकते हो। और 2030 तक हमारा क्या है लक्ष्य, भूखमरी का अंत करना है। इससे कैसे होगा, सामूहिक व परिवर्तनकारी कार्य करने होंगे, बेहतर उत्पादन है, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण, बेहतर जीवन, आप बता सकते हो। भारत में भी आपने देखा होगा, कुछ डाटा हमारे पास है 2020 21-22 के, कि यहाँ पे 49.6 बिलियन क्या है ये डॉलर कृषि उत्पाद निर्यात हमने किए हैं, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 20% वृद्धि, ये हमने निर्यात की। अच्छा, ये टॉपिक एक तरह से ऐसा जुड़ा हुआ है कि भारत में इतना हम निर्यात कर रहे हैं कृषि टॉपिक को लेकर, तो कृषि कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इससे कई सारी चीज़ें प्रभावित होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, चरम जलवायु घटनाओं के कारण मौसम परिवर्तन होता है, इससे क्या होता है, हमारा जो उत्पादन प्रभावित होता है। अभी हाल ही में सरकार ने एक डिसीजन भी लिया था कि चावल और गेहूँ को हम निर्यात पर कुछ कटौती करेंगे, ये सब होता है। तो ये थोड़ा करंट अफेयर का था, यहाँ पे पूरा मैंने पेज लगा दिया ताकि ये काम आ जाए आपके, ठीक है, अपने हिसाब से। बाकी ये इतना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मतलब यदि आप जानते हो गरीबी, भूखमरी, ये समाज के जनसंख्या से जुड़े विषय हैं, तो इसके अंदर आपकी चीज़ें काम आ सकती है, ठीक है। तो इनको मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले करंट अफेयर में इन सब चीज़ों को कवर करा चुका हूँ। बस आपके लिए कि इनको आराम से पढ़ना कि इसमें समस्या कहाँ पे, जैसे हमें क्या करना होगा, हमें खाद्य सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आप ये बता सकते हो, यदि हमारे देश में खाद्य मांग बढ़ती तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपूर्ति पक्ष पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे खाद्य उत्पादन पर, खाद्य विविधता है, आधारभूत ढांचा है, सप्लाई चेन है, ये खाद्य सुरक्षा, PDS वगैरह ये पढ़ चुके हैं पहले। और भारत सरकार इसमें प्रयास करी, बहुत सारी अच्छी योजनाएं याद रखना, बहुत सारी योजना आपके काम आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। और मोटे अनाजों के मामले में काफ़ी चलता रहता है, ये बता सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ केस स्टडी भी दे दी है, पहले भी ये हम करंट अफेयर में देखी थी हमने केस अध्ययन, कि कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष में इसमें मध्य प्रदेश तेजस्विनी कार्यक्रम है, इसको लेकर मोटे अनाजों को उगाना, ये हमारा एक टारगेट है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया, इसमें यहाँ ज़्यादा ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चलो आपके लिए वैल्यूडेशन होगा, जब आप PDF पढ़ोगे नहीं है तो उस समय आपके ये काम आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर जो करंट अफेयर की सेंड करता हूँ उन्हीं में से ये पेज निकाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक टॉपिक है माइग्रेशन का, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, इससे जुड़ा हुआ पहले क्वेश्चन आया था। तो माइग्रेशन टॉपिक में हम देखते हैं मुख्य रूप से, ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। इसमें कुछ कीवर्ड है, जैसे अप्रवासन यानी आने वाला प्रवासी, आने वाले प्रवासी यानी कहीं से आ रहे हैं, उत्प्रवास यानी किसी स्थान से बाहर जा रहे हैं, वो उनको उत्प्रवास बोलते हैं। अब प्रवास की मुख्य धाराएं देखें तो 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो आंतरिक प्रवास यानी हमारे देश के अंदर प्रवास, एक हमारे देश से दूसरे देशों में प्रवास या दूसरे देशों से हमारे देश में प्रवास, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो इसमें हमारे या तो ये होगा पड़ोसी देशों से भारत में, या भारत से पड़ोसी देशों में, या अन्य देशों में, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हम बोल सकते हैं। और प्रवास ये होता है, प्रवास दूरी पर डिपेंड करता है, कि जैसे जितना नज़दीक होगा, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे भारत के पड़ोसी देश आसपास में है तो यहाँ से प्रवास या यहाँ से प्रवास की संभावना ज़्यादा बनेगी, यहाँ से यहाँ प्रवास थोड़ा कम होगा, याद रखना इस बात का। प्रवास दूरी के साथ घटता है, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रवास भी घटेगा, कम प्रवास होगा, उतना नहीं होगा, ये थोड़ा सा समझने की बात है। और यदि हम आंतरिक प्रवास को देखें तो एक तो होता है राज्य राज्य के अंदर, एक होता है एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, ठीक है, प्रवास। और इसमें डाटा देखें तो ये बताता है कि इन दोनों में, एक राज्य से एक राज्य में या दूसरे राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में, जो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास होता है ना, ये 4 प्रकार का है, ग्रामीण से ग्रामीण। इसमें क्या होता है, महिलाएं ज़्यादा प्रवास करती है, यानी जैसे ये एक राज्य है, ये एक दूसरा राज्य है, ठीक है। यदि हम यहाँ देखें कि एक गाँव से दूसरे गाँव में यदि प्रवास का पैटर्न देखें, ठीक है, तो इसमें महिलाएं ज़्यादा प्रवास करती है। कारण क्या है, शादी, क्योंकि हमारे यहाँ मातृ सत्तात्मक है। और यही एग्जाम्पल हम मेघालय में देखें तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ पुरुष प्रवास करेंगे, मतलब शादी के बाद में। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास का एक पैटर्न देखें हम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पैटर्न आएंगे, सामाजिक तौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका आप कारण बताओगे कि विवाह ऐसा कारण है, और ये थोड़ी दूर पर होता है। यदि इसी को हम लॉन्ग टर्म पर ले जाएं तो वहाँ पे पुरुषों का प्रवास ज़्यादा होगा। जैसे
एक एक दृष्टिकोण से देखना कि एक कोई गांव है, वहाँ से प्रवास हो रहा है दूसरे राज्य के शहर में, नगर में, तो यहाँ पुरुषों का ज़्यादा प्रवास होगा। क्यों? काम की तलाश में, युवा आबादी काम की तलाश में यहाँ जाएगी। तो ये पैटर्न आप बता सकते हो, ऐसे आपको समझना चाहिए इसको। ठीक है, इसमें आगे हम देखते हैं। और ग्रामीण से नगरीय प्रवास में देखना ज़्यादा कारण क्या होता है, आर्थिक कारण उसमें नजर आता है, और पुरुष प्रवास में ज़्यादा होता है। फिर नगर से ग्रामीण या नगर से नगर आपस में ये प्रवास होते हैं, इनको आप ऐसे बता सकते हो। इसके अलावा प्रवास में क्या होता है, स्थानिक विभिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। जैसे सर्वाधिक भारत में प्रवास कहाँ होता है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में। क्योंकि जैसे हरियाणा में हरित क्रांति प्रदेश है, तो यहाँ पे कृषि मजदूर चाहिए। महाराष्ट्र और दिल्ली बड़े शहर हैं, इनमें भी मतलब अलग राज्यों से, जैसे कहाँ से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से कई ऐसे कामगार हैं जो काम करने जाते हैं, प्रवास करते हैं वहाँ पे, तो ये बता सकते हो। और प्रवास के कारण कौन से होते हैं, कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से प्रवास होता है, दो फैक्टर उसमें काम करते हैं। इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट से, डायग्राम से बताना यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो। दो कारक कौन से हैं, एक तो पुश कारक है, यानी धक्का मारने वाला, कि यहाँ से प्रवास क्यों होता है, पुश कारक बोलते हैं कि यहाँ से प्रवास के क्या कारण है कि दूसरी जगह जा रहा है। एक होता है पुल कारक, कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर प्रवास हो रहा है या आकर्षण कर रहा है, इसको बोलते हैं पुल। तो दो फैक्टर आपने देख लिए, एक पुश और पुल फैक्टर। पुश का मतलब क्या है, जैसे कहीं यदि बेरोजगारी होगी तो वहाँ से प्रवास होगा, कहाँ पे होगा, जहाँ पे रोजगार अधिक होंगे, जैसे बड़े शहरों की ओर। प्रतिकूल जलवायु, यदि यहाँ कहीं जैसे कोई ऐसा रीजन है, जैसे पश्चिमी राजस्थान है या लद्दाख है, डेजर्ट है, कठोर जलवायु है, तो वहाँ से ऐसी जलवायु में जाएंगे जहाँ अच्छी जलवायु होगी, जहाँ पे ज़्यादा मतलब गर्मी सर्दी या कठोर जलवायु नहीं होगी, तो ये बता सकते हो। इसके अलावा कहीं सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होता है, गरीबी होती है, तो यहाँ से भी प्रवास दूसरे क्षेत्र की ओर चला जाता है। यदि कहीं जीवन स्तर की निम्न दशाएं हैं, विशेषकर देखना आप गांव में कोई लोग समृद्ध होते हैं थोड़े बहुत, तो शहरों की ओर चले जाते हैं, उनको लगता है शहरों में अच्छा है। वैसे होता है ये शहरों में थोड़ा सा ज़्यादा गाँव की तुलना में, जैसे रूढ़िवादिता कम होगी, स्वतंत्रता समानता के थोड़े से ज़्यादा होंगे, मिश्रित संस्कृति होगी। और इसके अलावा कहीं प्राकृतिक आपदाएं, महामारी होती है, तो वहाँ से लोग दूसरी जगह प्लान कर जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, पुराने समय में आपने देखा जहाँ पर उस समय सूखा अकाल की समस्या होती थी, तो लोग एक जगह से जहाँ सूखा हो रहा है वहाँ से दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वहाँ चले जाते थे। राजनीतिक अस्थिरता, यानी कई मतलब ऐसी ज़्यादा संकट देखने को मिलते हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा देखा होगा, वहाँ पे आपस में कई राज्यों की लड़ाई होती है, मानवीय संघर्ष, युद्ध दंगे होते हैं, तो वहाँ से भी प्रवास हो जाता है। तो ये तो हो गई मतलब पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर मतलब रोजगार के अच्छे अवसर होंगे, बेहतर जीवन स्तर होगा, शांति सुरक्षा होगी, स्वतंत्रता समानता होगी, प्राकृतिक संसाधन, अनुकूल जलवायु, तो ये बता सकते हो। अब प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, परिणाम बहुत सारे होते हैं, और इनको दोनों दृष्टिकोण से देखना, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसे भारत के आपने देखा होगा बहुत सारे कामगार या स्किल वाले लोग विदेशों में रहते हैं और वहाँ से पैसा भारत में भेजते हैं, तो भारत को फायदा माना। हमारे प्रवासी जब भारत मतलब विदेशों में रहते हैं, वहाँ से पैसा भारत में भेजते हैं, तो भारत में मुद्रा आती है, तो उससे उस परिवार का, हमारे देश की जीडीपी जीएनपी सब में इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, विकास डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलता है, सस्टेन डेवलपमेंट में आप बता सकते हो। इसके अलावा शहरी प्रवास होता है, तो शहरी नेगेटिव रूप से हम देख सकते हैं कि शहरों को फ़ायदा होता है। शहरों को तो चलो लोग काम करने वाले मिल गए, उनके सस्ते कार्मिक उनको मिलते हैं, घरेलू जो कामगार है या फैक्ट्रियों में काम करने वाले, लेकिन शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव आता है, उसकी वजह से फिर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कृषि क्षेत्रों में फ़ायदा होता है, जहाँ पे कृषि हरित क्रांति प्रदेशों में, वहाँ पे उनको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं या स्किल वाले मजदूर उनको मिल जाते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा जनांगीय यानी डेमोग्राफिक वहाँ पे क्या चेंजेज आते हैं, ये आपने विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में देखना कई सारे नेगेटिव एग्जांपल देखने मिलेंगे कि वहाँ से बांग्लादेश या म्यांमार के जो प्रवासी आते हैं, तो वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें असंतुलन पैदा करते हैं। कई बार आपने ये मुद्दे चर्चा में देखे होंगे। और सामाजिक परिणाम भी होते हैं, जैसे युवा शहरों की ओर जाते हैं तो पीछे कौन रह जाता है, वो जो बुजुर्ग आबादी रह जाती है, तो उनके साथ कई मानसिक समस्याएं आप ये बता सकते हो। मिश्रित संस्कृति, शहरों को फायदा होता है, वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता होती है, मिश्रित संस्कृति होती है, रूढ़िवादी मूल्य कम होते हैं। और पर्यावरण के परिणाम क्या होते हैं, शहरों में यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ के आधारभूत ढांचे पर क्या होगा, दबाव आएगा, उसकी वजह से क्या होंगे, वहाँ कंक्रीट के जंगल बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो प्राकृतिक वेटलैंड वनों को क्षति होगी, ऐसे आप बता सकते हो। तो ये हमने जनसंख्या और प्रवास के टॉपिक देख लिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लेसन बना है, बाकी आप देख लेना। और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।